नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। असम में पुलिस गोलीबारी के बाद तनाव, विरोध में दरांग बंद। केंद्र ने कहा नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना, लालू माया हमलावर। अमेरिकी दौरे पर मोदी, कमला हैरिस के बाद आज बाइडेन से मुलाकात। और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुई मुठभेड़, 2 हमलावर भी मारे गए। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो जुड़ी हुई है एक दिल दहलाने वाले वीडियो की, जो कि कल रात को सामने आया था। और ये वीडियो था असम के दरांग जिले का एक इलाका है जिसका नाम है सीपाझार। वहां पर यह बताया जा रहा है कि वहां जो लोकल्स रहते थे, जो वहां के निवासी थे, लोकल स्थानीय निवासी, उनको जिस जगह पर वो रहते थे उनको हटाने का एक अभियान चल रहा था, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जमीन को खाली किया जाए, क्योंकि वहां पर एक कृषि से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट वहां पर शुरू किया जाएगा। उसको लेकर ये जो एविक्शन ड्राइव चल रही थी, इसके पहले भी ये एविक्शन ड्राइव्स हुई थी, और उसी के सिलसिले में जो ये वीडियो सामने आया है, मैं दिल दहलाने वाला इसलिए कह रही थी क्योंकि उसमें देखा गया है कि बिल्कुल वो एक बैटल जोन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध की तैयारी है। एक तरफ गांव के लोग हैं और दूसरी तरफ पुलिस है। बहुत भारी संख्या में पुलिस प्रेजेंस है। लेकिन ये जो वीडियो था, उस वीडियो में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिजॉय बोनिया। ये कहा जा रहा है कि वो दरांग जिले का फोटोग्राफर था। दरांग प्रशासन ने उसको हायर किया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जो सरकार के जो कैमरामैन होते हैं, जो फिल्म करते हैं, उसके लिए इसको हायर किया गया था, ताकि ये जिस तरीके से ये लोगों को निष्कासित करने का जो अभियान चल रहा था, उसकी फिल्मिंग वो कर सके। बोनिया, बिजॉय बोनिया। लेकिन बिजॉय बोनिया ने फिल्मिंग के साथ साथ जो किया, वो बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति जिसके आंखों में खून उतर आता है, वही ये काम कर सकता है। क्योंकि बिजॉय बोनिया देखे गए हैं कि एक मृतक आदमी लेटा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है, और उस लाश पर बिजॉय बोनिया कूदता है। उसकी छाती पर बिजॉय बोनिया कूदते हुए नजर आ रहा है, और उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो बिजॉय बोनिया को गले लगाते हैं। इसके अलावा एक फुटेज जो सामने आया है जिसमें कि एक आदमी, उसके हाथ में एक डंडी है, और वो डंडी लेकर पुलिस वालों का विरोध कर रहा है, और पुलिस वालों की तरफ वो दौड़ रहा है, और उसके सीने में पुलिस गोली मारती है। एक आदमी जिसके हाथ में डंडा है, एक छोटी सी स्टिक है, उसको पुलिस गोलियों से भून देती है। अब इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या पुलिस के लिए लोगों की जान प्यारी नहीं है? आप किसी को भी चाहें आप मार दें, और जो बिजॉय बोनिया ने ये काम किया है कि उसकी लाश के ऊपर वो कूद रहा है, ये कैसी प्रवृत्ति है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, असम की पुलिस पर, असम की सरकार पर, कि एक इतना वहशीपना जो एक व्यवहार बिजॉय बोनिया का नजर आया है, ये कैसे हुआ? आखिर पुलिस ने इतना बर्बर रवैया क्यों अपनाया? और ये तब जबकि ये कहा जा रहा है कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि 4500 बीघा की जो जमीन है उसको क्लियर किया जाए। वहां पर करीब 800 परिवार रहते थे, और उन परिवारों ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि ठीक है, वो हट जाएंगे और उस जगह पर जाकर रहेंगे जो जगह सरकार उन्हें देगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो लोग मान गए थे कि वो हट जाएंगे वहां से, तो आखिर पुलिस ने इतना बर्बर कदम क्यों उठाया कि वहां पर इतनी गोलीबारी करनी पड़ी? तो ये बहुत सारे बड़े सवाल यहां पर इस समय खड़े हैं। इसके अलावा जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कराया जा रहा है, और उससे पॉलिटिकल माइलेज क्यों बीजेपी जैसी पार्टीज वहां पर असम में करा रही हैं? क्योंकि ये जो इलाका है गोरू खूटी, यहां पर बीजेपी एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट लाना चाह रही थी, और ये जो ढोलपुर गांव है, यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम परिवार रहते थे। तो यहां पर एक ही तीर से 2 शिकार हो रहा है कि आप वहां से लोगों को हटा रहे हैं एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के नाम पर, और दूसरी चीज आप ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को शिकार बना रहे हैं, मुसलमानों को के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं, उन्हें प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका
उससे आपका राजनीतिक एजेंडा साधा जाता है। और इस समय तो ऐसा लग रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल ने इस तरीके के डिसीजंस लिए थे जहां पर कि जो बहुत सारी जमीन है उन जमीनों पर जो वहां के असम के अपने जो नागरिक हैं उनको जॉब्स देने की बात कही जा रही है। तो सोशल मीडिया पे इसको लेकर लिखा गया है कि आप 500 लोगों को नौकरी देने के लिए 1000 जो वहां पर किसान हैं आप उनको बेघर कर रहे हैं। तो ये एक तर्क सामने आ रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो सरकार की नीयत है, हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार की नीयत है उसमें वही है कि मुसलमानों को और एक खास समुदाय के लोगों को तंग करना ताकि उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। और इसके अलावा जो हैरान करने वाली बात है कि वहां का मीडिया शांत है, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है वो शांत है, और ऐसा लग रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल से ज्यादा कट्टर, ज्यादा बर्बर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा है वो क्या इस तरीके से पूरा करेंगे? जो हिटलरवादी एक एजेंडा होता है, क्या वो अपने हिंदुत्व के क्रेडेंशियल्स को क्या इस तरीके से साबित करेंगे कि निहत्थे लोगों पर वार करो, जो मर गया है उससे उसके ऊपर, उसकी लाश के ऊपर जो उनका आधिकारिक कैमरामैन है उससे लोगों को कुचलवाना, लाश को रौंद देना? ये कैसा एटीट्यूड है? मानवता कहाँ चली गई है? क्या लोगों की जान की परवाह पुलिस नहीं करती? पुलिस को बनाया जाता है कि लोगों की जान की परवाह करे, लोगों की मदद करे। यहां पर मौत के बाद एक तांडव नजर आ रहा है जिसमें कि पुलिस उस चीज को का जश्न मनाती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिजॉय बोनिया को पुलिस ने गले लगाया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बिजॉय बोनिया जो लाश के ऊपर कूद रहा है उसको पुलिस गले क्यों लगा रही है? इसमें क्या मकसद है हिमंता बिस्वा शर्मा का? कि किस तरीके का पॉलिटिकल माइलेज वो ढूंढ रहे हैं इन मासूमों को बेघर करके? और बेघर करने के बाद जो लोग मर गए हैं, मौत का तांडव एक तरीके से असम सरकार यहां पर होता हुआ देख रही है। इसे आप क्या कहेंगे? राजनीतिक एजेंडे के लिए आपको किसी की जान प्यारी नहीं है? अब बताया जा रहा है कि सीपाझार और जो दरांग एरिया है वहां पर इसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज दरांग का जो जिला है वहां पर बंद हो गया है, तो इसको लेकर एक काफी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि आप किसी एक कृषि के प्रोजेक्ट को वहां पर रखने के लिए जबरन लोगों को बेदखल नहीं कर सकते। और ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा जो लैंड था वहां पर जो ये किसान थे ये खेती बाड़ी करते थे, इसके बावजूद कि वो बाढ़ का इलाका था, वहां अक्सर बाढ़ आ जाती थी, तो इसको लेकर लोगों को वहां पर डिस्प्लेस कराया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस और वो जो गांव वाले हैं उनके बीच में कैसे ये तनातनी हुई कि इस तरीके की गोलीबारी शुरू हो गई, ये यहाँ पर समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सवाल खड़े होते हैं असम की पुलिस पर। जो वहाँ के डीजीपी हैं जीपी सिंह, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी उल्लंघन जो हुए हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इसमें बिजय बोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, और लेकिन इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार और असम की पुलिस कि इतना बर्बर रवैया अपने ही स्थानीय लोगों के साथ क्यों अपना रही है पुलिस। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की, जो कि जातिगत मतगणना यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए केंद्र सरकार के एक हलफनामे से अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि केंद्र सरकार जातिगत मतगणना कराने के मूड में नहीं है, और सिर्फ मूड में नहीं है बल्कि हलफनामे के जरिए उन्होंने बाकायदा आधार बताया है, कारण बताए हैं कि किस लिए वो जातिगत मतगणना नहीं कराना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी डिसीजन रहा है, एक नीतिगत फैसला रहा है 1951 के सेंसस के बाद कि हम जातिगत मतगणना नहीं कराती। तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल 2021 में कोई जातिगत मतगणना नहीं होगी, और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि ये कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन है और फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है इसको कराना। और ये जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने जो ये हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इसलिए किया था क्योंकि महाराष्ट्र की जो सरकार थी उसने ये कहा था कि जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको कोर्ट निर्देश दे कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं उनको उनकी गिनती की जाए, उनकी जनगणना की जाए। तो उसी के जवाब में आज सरकार ने ये एफिडेविट दिया कि कास्ट सेंसस पॉसिबल नहीं है।
और उन्होंने ये कहा है कि जो आर्टिकल 341 और 342 है संविधान का, उसमें ये साफ लिखा गया है कि किसी भी और रेस या कास्ट या किसी ट्राइब अदर देन SC ST, यानी कि SC और ST का तो आप एन्यूमरेशन करा सकते हैं, लेकिन इसके इन दो कैटेगरीज के अलावा आप किसी और कैटेगरी की जनगणना नहीं करा सकते। अब साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसको कराने के लिए उनके पास ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस नहीं है, यानी कि स्कूल की टीचरें जो इस काम में लगाई जाती हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी जाति की मतगणना वो करें। इसके अलावा जो उन्होंने कारण दिया है कि सेंटर का काम है SC ST की लिस्ट को प्रिपेयर करना, और सेंटर के मुताबिक जो OBCs की कैटेगरीज हैं वो 2479 कैटेगरीज ऑफ OBCs हैं, लेकिन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें 3150 ऐसी कैटेगरीज हैं। तो सरकार का ये कहना है कि कोई जरिया नहीं है उनके पास इतनी सारी कास्ट को वेरीफाई करने का, उनके पास वेयरविदऑल नहीं है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस नहीं है कि वो इस काम को करा सके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो सेंसस की पूरी जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है, इसलिए अब वो उसको बीच में नहीं रोकना चाहते। और जाहिर सी बात है कि अभी हाल में आपने देखा था कि एक बड़ा प्रतिनिधित्व मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गया था, उसमें सबसे मुखर नीतीश कुमार नजर आ रहे थे, और अब वही और बीजेपी के खुद के एलाइज JDU वगैरह सब कह रहे थे कि जातिगत मतगणना नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने तो ये तक कह दिया था कि अगर सरकार नहीं कराएगी तो फिर वो खुद राज्य सरकार उनकी जातिगत मतगणना कराएगी। अब इसको लेकर विपक्षी पार्टीज ने बवाल मचाया हुआ है, और OBCs की जो राजनीति करती हुई बीजेपी अपने आप को बताती है कि सबका साथ सबका विकास, वो आज OBC की मतगणना को कराने की मंशा क्यों नहीं रखती। अब इसको लेकर जो BSP की सुप्रीमो है मायावती, वो भी बिफर गई हैं। लालू प्रसाद यादव जो कि RJD के चीफ हैं वो भी बिफर गए हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की OBC राजनीति का पर्दाफाश हो गया है, चुनावी स्वार्थ के लिए बीजेपी काम करती है और उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उसी तरह से लालू यादव ने कहा है कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की गिनती नहीं होगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और RSS अति पिछड़े वर्ग के साथ छल कर रहे हैं, और वो तमाम सांसद जो चुनकर आए थे इन जातियों से, उन पर धिक्कार है और इनका बहिष्कार करना चाहिए। तो इसको लेकर तमाम ऑपोजिशन पार्टीज अब खड़ी हो गई हैं, चाहे वो BSP हो, चाहे RJD हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी जातिगत मतगणना से क्यों घबरा रही है? क्या बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है वो क्या उससे पूरा नहीं होता? क्या बीजेपी को ये पता चल जाएगा कि जितनी जातियां हैं वो कुछ जातियां बीजेपी के साथ नहीं हैं? तो ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि जातिगत मतगणना कराने से बीजेपी इस समय क्यों बच रही है। अब अलग अलग जगह सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करती आई है, जैसे निषाद पार्टी के साथ भी उन्होंने एक हाथ मिलाया है। अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज बीजेपी अपना रही है। तो अगर बीजेपी अलग अलग जातियों को इस तरीके से रीच आउट करने की कोशिश कर रही है चुनाव के लिए, चुनाव के मद्देनजर, तो फिर जातिगत मतगणना से क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि असलियत सामने आ जाएगी और जो हिंदुत्व का वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा? ये सारे बड़े सवाल इस समय खड़े हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी का पर्दाफाश हो गया है। जातिगत मतगणना वो नहीं कराना चाहती, और यहां पर उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी डिसीजन है 1951 से हो रहे सेंसस पर, कि किसी भी सरकार ने नहीं किया है। तो बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार ये कहती है कि जितने भी फैसले इसके पहले की सरकारों ने लिए हैं वो गलत फैसले रहे हैं, उन फैसलों को वो उलट कर देते हैं। तो फिर जातिगत मतगणना को लेकर वो वही घिसा पुराना जो नीतिगत फैसला है उस पर बीजेपी सरकार क्यों अमल कर रही है? यानी कि बीजेपी को डरने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी इज रियली स्कैर्ड दैट इट विल लूज इट्स हिंदुत्व वोट बैंक। सबसे बड़ा डर शायद बीजेपी को यही है, और जो हिंदुत्व की राजनीति है वो शायद अलग अलग स्तर पर बढ़ जाएगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मोदी जी की मुलाकात हो चुकी है,
और इस मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि तमाम मुद्दे डिस्कस हुए हैं। किस तरीके से भारत और यूएस के बीच ये कहा गया है कि दे आर नेचुरल पार्टनर्स, इस बात को लेकर मोदी जी ने कहा है। ये पहली मीटिंग उनकी कमला हैरिस के साथ थी जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर बात हुई है, अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात हुई है, इंडो पैसिफिक को लेकर बात हुई है और लोकतंत्र को किस तरीके से एक खतरा पैदा हो रहा है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। अब आपको बता दें कि आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, यानी कि जब अमेरिका में सुबह हो रही होगी, तो मोदी जी की पहली इन पर्सन मीटिंग जो बाइडेन के साथ हो रही है। ये क्वाड समिट का हिस्सा है। ये मीटिंग क्वाड यानी कि जो 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो 4 देशों का समूह है, सिक्योरिटी अलायंस बना है, उसको लेकर ये मीटिंग होगी। और इसमें बताया जा रहा है कि आपसी रिश्ते, डिफेंस, वीजा का मुद्दा, ट्रेड, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है इन क्वाड सिक्योरिटी अलायंस का कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। तो इस क्वाड अलायंस में भारत अपनी शर्तों पर अपने लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या क्या चीजें रख सकता है, अभी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। एक जनरल मुद्दा है, ओवरऑल एक जो ओवरआर्चिंग मुद्दा है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, लेकिन भारत अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को कैसे बचाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को ये डर है और जितने भी जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि समटाइम्स इट फील्स दैट इंडिया इज आइसोलेटेड इन क्वाड, क्योंकि अमेरिका का अपना है और इंडिया, जो यूएस और जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन भारत अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को किस दिशा में देखेगा उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अब रही बात मोदी जी के अमेरिकी विजिट की, तो उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोदी जी की जो सीईओज के साथ मीटिंग हुई थी, तो उस पर यह कहा जा रहा है कि गार्डियन ड्रोन की जो हमने बात कही थी, वो पहले भी, इसके पहले जो करार साइन हुआ था उसमें आज तक गार्डियन ड्रोन हमारे देश में नहीं आया। उसी तरह से 17 एनर्जी कंपनी से इससे पहले भी सीईओ ने, जो के सीईओ थे, उनसे मोदी जी ने मुलाकात की थी, लेकिन क्या हुआ, एक पैसे का निवेश नहीं आया। उल्टा भारत की जो कंपनी है पेट्रोनेट, उसको वहां पर अमेरिका में निवेश करना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी की मुलाकात भले ही हो जाए जो बाइडेन से, कमला हैरिस से, वो तमाम चीज़ों पर कैमरे के ऊपर तमाम करार साइन हो, बातचीत हो, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने से ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें जल्द से जल्द भारत के वेस्टेड इंटरेस्ट और भारत के इंटरेस्ट में जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट की जाएंगी। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन विजिट्स का फ़ायदा क्या है। फोटो आपके लिए अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी गए, कमला हैरिस से मुलाकात की, जो बाइडेन से भी मुलाकात होगी, यूएनजीए के मीटिंग को मोदी जी एड्रेस भी करेंगे, लेकिन भारत अपने फायदे के लिए क्या क्या चीजें हासिल कर पाता है, ये एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ आपको उदाहरण भी मैंने दिए, जैसे कि सीईओ, एनर्जी कंपनीज के सीईओ से मीटिंग हुई थी, गार्डियन ड्रोन की मैंने बात किया, तो उसी को लेकर तमाम मुद्दे हैं। और वीज़ा इशू को लेकर कितना भारत अपने हित में बातें कर पाता है, क्या क्या चीज़ें उसके टेबल पर उसके हिस्से में आती हैं, वो देखना होगा। लेकिन केवल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने से, फोटो अपॉर्चुनिटी मोमेंट से भारत का हित नहीं साबित होता। और एक और जो अहम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमला हैरिस की मीटिंग से जो आता है कि कमला हैरिस ने लोकतंत्र को खतरे में बताए जाने की बात कही है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह लें उंगलियां उठाता है, क्योंकि बार बार ऐसे एपिसोड्स अपने देश से सुनाई पड़ते हैं, भारत से सुनाई पड़ते हैं, जहां पर लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि लोकतंत्र खतरे में है, इस बात को कमला हैरिस ने मोदी के सामने क्यों कहा? क्योंकि अगर मोदी जी की हम बात करें तो वो ग्लोबल और वैश्विक स्तर पर वो लोकतंत्र पर खतरे की बात करते हैं, लेकिन अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर, अपने ही देश में वो लोकतंत्र को क्यों नहीं बचा रहे हैं? शायद यही वजह होगी कि कमला हैरिस ने इस बात की भी चर्चा की नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन मोदी जी क्या इस बात को सोचेंगे कि डोमेस्टिक फ्रंट पर लोकतंत्र खतरे में क्यों है? क्या उसको लेकर कोई वो जवाब देंगे? शायद वो जवाब कभी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं चौथी खबर की, जो कि फिर से एक बार बहुत दिल दहलाने वाली है। आज दिन दहाड़े दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक गैंगस्टर जिसका नाम है जितेंद्र गोगी, उसको 2
कातिलों ने, जो कि वकीलों की ड्रेस में वो कोर्ट के अंदर घुसे जब हियरिंग चल रही थी, और उसी समय उन्होंने जितेंद्र गोगी को, बताया जा रहा है कि 25 से 30 राउंड्स उन्होंने फायरिंग की और जितेंद्र गोगी को मार डाला। साथ में ये भी बताया गया है कि साथ में 2-3 लोग और मारे गए हैं, कुछ घायल भी हुए हैं। लेकिन दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर घुसकर गोली मारना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन जो रोहिणी के जो डीसीपी हैं प्रणव तयाल, उनका ये कहना है कि ये जो कातिल थे जिन्होंने मारा है जितेंद्र गोगी को, वो टिल्लू गैंग का हिस्सा थे। यानी कि एक गैंग वॉर इस समय दिल्ली में प्ले आउट हो रही है। कभी दिल्ली में गैंग वॉर आपने शायद नहीं सुनी होगी, और ये चीजें कम सुनाई पड़ती हैं राजधानी में, लेकिन दिल्ली में गैंग वॉर, और वो भी दिन दहाड़े इस तरीके से एक गैंग के लोग दूसरे गैंग के लोगों को मार रहे हैं कोर्ट की हियरिंग के दौरान। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली की इस समय सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, किसी के मन में कोई डर नहीं रह गया है, और ऐसा लग रहा है कि पुलिस उनका साथ भी दे रही है। वरना दिन दहाड़े इस तरीके से कोर्ट के अंदर घुसकर अगर कोई कातिल इस तरीके से गैंगस्टर को मार दे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। और राकेश अस्थाना का, जो कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है, उनका ये कहना है कि नहीं, ये गैंग वॉर का मामला नहीं है। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने ये भी बताया कि पिछले बार टिल्लू गैंग के ही लोगों ने गोगी गैंग के कुछ लोगों को मारा था। तो इसमें कई लोगों को ऑलरेडी मारा जा चुका है। अब आज जितेंद्र गोगी को, क्योंकि जो वो एक गैंगस्टर है बड़े, और महाराष्ट्र क्राइम ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड एक्ट के केसेस उनके ऊपर लगे हुए थे, और जेल के अंदर से ही उनकी बहुत सारी राजनीति भी चलती थी और ऑपरेट करते थे वो जेल के अंदर से। तो आज जितेंद्र गोगी को दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर मार दिया गया। अब इस चीज को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री कहाँ हैं, न्याय के मंदिर में गोलियों की गूंज सुनाई पड़ रही है, कहाँ है अमित शाह। तो इस तरीके के सवाल भी शुरू हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है, वो इतनी खराब हो गई है? क्या लोगों के मन से डर बिल्कुल चला गया है? क्या जो आपस में गैंगस्टर्स हैं उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर घुसकर लोगों को गोली मार दें? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। और किसी कोर्ट के अंदर आकर गोली मारना एक गैंगस्टर को, ये आपने शायद बॉलीवुड फिल्म्स में देखा होगा। और दिल्ली में वो भी दिन दहाड़े अगर इस तरीके की एक हादसा अगर हो रहा है तो इसमें दिल्ली की पुलिस पर, दिल्ली के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी भी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। वो यही कहेगी कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है, लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो भले ही कमान उनके हाथ में ना हो, लेकिन केजरीवाल सरकार के ऊपर भी सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या कर रही है केजरीवाल सरकार? जब आपको याद होगा कि निर्भया का केस हुआ था तो सीसीटीवी, उस समय की पुलिस पर सवाल जरूर खड़े हुए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, शीला दीक्षित की सरकार ने ये सारे काम किए। तो कोर्ट की सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि कोर्ट में कैसे ये गैंगस्टर्स आ गए, इनकी कोई चेकिंग नहीं हुई, और वकील की वेशभूषा उन्होंने पहनी हुई थी और आकर उन्होंने गोली मार दी। तो सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था के खड़े हो रहे हैं, और उसके साथ साथ कोर्ट में जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि कैसे, क्या इन वकीलों की कोई चेकिंग नहीं हुई? कोर्ट के अंदर गए, उन्होंने गोली मार दी। क्या सिर्फ इन्होंने काले कपड़े, जो वकीलों के वेशभूषा है वो पहनी हुई थी, इसलिए इनकी कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई? किसी ने इनके आई कार्ड्स नहीं चेक किए? तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी लैप्स भी नजर आ रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले से जुड़ी हुई खबर का। आज इस मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और आपको ध्यान दिला दें कि इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज करी गई थी, और अमलगिरी पवन महाराज ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, और यही एफआईआर सीबीआई की एफआईआर का आधार भी है। आईपीसी धारा 306 के तहत, यानी कि आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज किया गया है, और 6 लोगों की ये सीबीआई की टीम बनाई गई है। उसने जांच ऑलरेडी शुरू कर दी है। अब बताया जा रहा है कि ये जो सीबीआई की टीम है ये कुछ मुद्दों पर छानबीन करेगी। हत्या थी या आत्महत्या, आपराधिक षड्यंत्र क्या था या नहीं था, और आपको ध्यान दिला दें कि जो बागंबरी मठ है
उसमें महंत नरेंद्र गिरी मृतक पाए गए थे और इसमें मौत की वजह जो बताई जा रही है कि फांसी उन्होंने लगा दी। 7-8 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला था। ये बताया जा रहा था कि उनको मानसिक तनाव था। हाल में उन्होंने वसीयत लिखी थी और इसमें आनंद गिरी जो उनके शिष्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ में संदीप तिवारी और आद्या तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ आज वाहवाही लूट रहे हैं कि उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए रजामंदगी दे दी है और सीबीआई अब इस केस को इसकी जांच करेगी। तो ये वो जो पूरी जांच का प्रकरण है, तो इस पे यहाँ पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि हिंदुत्व की सरकार, हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार, जो कि जरा सी भी कुछ होता है और साधुओं के बवाल को लेकर, साधुओं के साथ अगर कुछ भी होता है तो उस पर बवाल मच जाता है, तो उसको लेकर आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार आखिर अपने ही साधुओं को, संतों को क्यों नहीं सुरक्षित रख पा रही है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले पा रही है। और इसी वजह से योगी सरकार ने इसको लेकर जल्द से जल्द बिना किसी देरी के सीबीआई की जांच की शुरुआत कर दी है। अब इसको लेकर सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं कि क्या उद्धव सरकार, क्या सीबीआई या एनआईए को जो पालघर में जो साधुओं की मौत का मामला सामने आया था, क्या उसको सीबीआई को सौंपेगी? तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्रेशर के बाद क्या उद्धव ठाकरे भी ऐसा करेंगे, क्योंकि वो भी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं? तो ये जो पूरा मसला है, ये साधुओं की सुरक्षा, साधुओं की जो एक हिंदुत्व की राजनीति है वो प्ले आउट हो रही है महंत नरेंद्र गिरी की मौत के जरिए। और तमाम लोग इस पर लिख रहे हैं और कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी लिखा है कि ये जो संदिग्ध एक स्थिति में इनकी जिस तरीके से मौत हुई है वो अब पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स बनाने का भी एक जरिया बन गया है। तमाम विपक्षी दल इसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी की सरकार अपने साधु संतों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो राजनीति इसमें गरमा गई है। लेकिन जिस संदिग्ध हालात में मौत हुई है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हत्या थी या आत्महत्या है, और अगर आत्महत्या है तो उसके कारण क्या है, और आनंद गिरी का इसमें क्या रोल रहा है, बाकी जो लोग रहे हैं गिरफ्तार उनका क्या रोल रहा है, क्या इससे पॉलिटिकली इसे हम क्यों लिंक कर रहे हैं? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और जो कानून, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके से क्यों एक बागंबरी मठ में एक जो इतने बड़े साधु हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, किस तरीके का मानसिक तनाव था, क्या इसमें ब्लैकमेलिंग का कोई एंगल है? बहुत सारे एंगल्स हैं जिसको लेकर अब जांच पड़ताल शुरू होगी। अब देखना यह होगा कि सीबीआई किस दिशा में इस केस को लेकर जाती है और क्या इसके तार राजनीति से जुड़े हुए हैं या कुछ इसके तार राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। ये शायद पड़ताल के बाद पता चलेगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा, सुनिए सच, बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।